भाई साहब, अमेरिका और इंडिया दोनों ही एक अनफेयर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के शिकार रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेस चलाते हो। आपके इंटरेस्ट में है कि आप वर्कर को कम से कम दिहाड़ी दो, विद इन द बाउंड्स ऑफ डिसेंसी ऑफ कोर्स, ताकि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सको। लेकिन सारे ही व्यापारी अगर ऐसा करने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था में आप लोग जो माल बनाओगे उसको खरीदने वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दिहाड़ी कम है। तो अल्टीमेटली आपकी ही प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, जिसको आप शुरू में मैक्सिमाइज करने निकले थे। इसे इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कैलेकीज पैराडॉक्स ऑफ कॉस्ट। माइकल कैलेकी नाम के पोलिश इकोनॉमिस्ट जो है उनके ऊपर। तो ये एक एग्जांपल है डोमेस्टिक इंबैलेंस का। उत्पादन ज्यादा हो गया, डिमांड नहीं हो पाई क्योंकि कर्मचारियों के पास पैसे नहीं। अब इस इंबैलेंस को दूर करने का एक तरीका तो क्या है कि कर्मचारियों को उधारों में बांध दो, क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर। दूसरा रास्ता है कि सरकारें खर्च ज्यादा करे और लोगों से ले कम, जिससे डिमांड ओवरऑल इंक्रीज हो सके। इसके लिए या तो डेट या फिर नोट प्रिंटिंग करेगी सरकार। तीसरा रास्ता है कि कर्मचारियों की तनख्वाह या दिहाड़ी बढ़ा दी जाए। और चौथा रास्ता है कि सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे इनकम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। पर एक पांचवा रास्ता भी है, जो फालतू माल बना है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दो, बाहर बेच दो। इन अदर वर्ड्स, अपने डोमेस्टिक इम्बैलेंस की कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज कर दो। इसका एक एडेड फायदा भी है, क्योंकि वेजेस आपके यहां पर लो है, मैन्युफैक्चरिंग बेस लोग शिफ्ट करके आपके यहां पर लगाएंगे कारखाने। स्पेशली अगर आप ये डेलिबरेटली एज पार्ट ऑफ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी रखो, ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स। और चाइना के ऊपर यही मेन आरोप है कि चाइना ने यही करा है, ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड्स आफ्टर डेकेड। अपनी वेजेस को लो रखा है और अपने डोमेस्टिक इम्बैलेंस से जो ओवर प्रोडक्शन हुआ है उसको बाहर एक्सपोर्ट करा है, जिससे इट हैज बीन रनिंग ट्रेड सरप्लस ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड। यहां नोट करने वाली बात है कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था ये काम करती है तो वो दूसरों की अर्थव्यवस्था से रोजगार को खा जाती है। और क्योंकि हर अर्थव्यवस्था के पास यही इंसेंटिव है करने का, इससे रेस टू द बॉटम शुरू हो जाती है कि मैं साइड वाले देश से और ज्यादा कम रखूंगा अपने वर्कर्स की वेजेस, और जो सरप्लस होगा उसको एक्सपोर्ट मार दूंगा। इसे ही इकोनॉमिस्ट जॉन रॉबिन्सन ने बेगर माय नेबर पॉलिसी कहा था। क्योंकि हर अर्थव्यवस्था साइमल्टेनियसली तो सरप्लस रन कर नहीं सकती, कुछ को डेफिसिट रन करना ही पड़ेगा टू अब्सॉर्ब द सरप्लस। और इसीलिए ग्रेट इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसमें उसने अपोज किया था ऐसे किसी ट्रेडिंग सिस्टम को जहां पर कोई देश परसिस्टेंटली ट्रेड सरप्लस रन कर पाए। उनका कहना था कि भाई हर देश को यह सीखना पड़ेगा कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे दे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी से ही, और इसी से इंश्योर होगा कि देयर वुड नॉट बी कोट important economic forces calculated to set the interest of one country against that of its neighbors। अब बेगर माय नेबर टेंडेंसी का उपाय बहुत ही आसान है। भाई लीडिंग देश आपस में इकट्ठे हो जाए और मिलकर एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बना ले, जिसमें पीनलाइज किया जाएगा उन मेंबर्स को जो अपनी ट्रेड को बैलेंस नहीं करते, ब्रॉडली स्पीकिंग। और जो इस यूनियन का पार्ट नहीं है उन पर तो दबा के टैरिफ लगाए जाए मेंबर देशों के द्वारा, ताकि वो इस यूनियन को ज्वाइन करे और इसकी इस शर्त को माने। नोट करो, यहां पर गोल ये नहीं है कि किसी देशों का आपस में बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट ना हो, दैट इज फाइन। लेकिन ओवरऑल सारे देशों से ट्रेड करने के बाद एग्रीगेट में कोई अर्थव्यवस्था ट्रेड सरप्लस ना मेंटेन कर चले ईयर आफ्टर ईयर। हर मेंबर देश को एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि अपने डोमेस्टिक इम्बैलेंस को वो इंटरनली ही रिजॉल्व करेगी। लेकिन ये प्रपोजल कभी एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि जिस समय यूएस वर्ल्ड की ट्रेडिंग सिस्टम को बना रही थी उस समय वो खुद ट्रेड सरप्लसेस रन करा करते थे, और वो खुद को क्यों पिनलाइज करेंगे भाई फॉर रनिंग अ ट्रेड सरप्लस। लेकिन जब यूएसए ने डेफिसिट्स इनकर करना शुरू कर दिए आफ्टर द फॉल ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ मोर विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो उन्होंने बेसिकली अपनी इंप्लॉयमेंट प्रॉब्लम को ढक दिया बाय इनकरिंग फिस्कल एंड हाउस होल्ड डेट्स, और फोकस शिफ्ट हो गया भाई ब्याज दरों के ऊपर कि भाई इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब जब अमेरिका में अलार्म बेल्स बज रही है कि डेफिसिट ज्यादा हो रहा है, कर्ज बढ़ रहे हैं, तो ट्रम्प का रिएक्शन ये नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन का प्रपोजल जैसा मैंने अभी बताया वैसा कुछ अपनाए। उसका यह है कि भाई यूनिलैटरली जी हम वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम से विड्रॉ करते हैं, ये लो बहस किया, कितने टैरिफ तुम्हारे ऊपर, इतने तुम्हारे ऊपर, इतने तुम्हारे ऊपर, और भाई सब अपना अपना देख लो, जैसे आपको करना है करो, लेकिन हमसे अगर ट्रेड करना है तो इन शर्तों पर आपसे ट्रेड करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो वैक्यूम छोड़ा है उसको फिल करने की कोशिश चाइनीज लीडरशिप कर रही है आज के टाइम पर। उनका कहना है कि हम तो उसी सिस्टम में मानते जो अभी तक चल रहा था उसी को चलाओ। ट्रम्प चाहता तो एलाइज को साथ मिला सकता था एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग यूनियन के गठन करने के लिए, स्पेशली उसके डेफिसिट रनिंग एलाइज जैसे कि इंडिया, जिससे अल्टीमेटली सरप्लस रनर्स वुड बी कंपेल्ड टू ज्वाइन इवेंचुअली। आफ्टर ऑल कौन अब्सॉर्ब करता चाइना के सरप्लसेस अगर डेफिसिट वाले इकट्ठे आ जाते। इंस्टेंट ट्रम्प ने सोचा नहीं, मैं तो धमकी दूंगा, जलील करूंगा, पनिश करूंगा एलाइज को अपनी नीतियों से और अपने इररिस्पांसिबल लैंग्वेज से। बंदे ने अकेले सिंगल हैंडेडली यूएसए का पोटेंशियल सारा वेस्ट कर दिया फॉर शॉर्ट टर्म डील्स इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द ग्लोबल सिस्टम, जिसकी समस्या आज भी वही की वही है। बाकी मुझे नहीं लगता अभी तक आपने कई भी इंडियन कमेंट्री में इस मुद्दे पे ये पर्सपेक्टिव सुना होगा। पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करना। दक्षिणा पेटी केशव बेदी @SBI पर।